चलिए जी प्रारंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अकारांत शब्दानां संबोधने किं रूपं भवति इत्यस्मिन् विषये अद्य पठामः। आप सभी लोग जानते हैं कि कारक प्रकरण में एक सूत्र है संबोधने च। उस सूत्र का अर्थ होता है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति का मतलब है सु औ जस। प्रथमा विभक्ति कितना है? सु औ जस। ये अतः संबोधन रूपों का जो प्रयोग है वो सिर्फ प्रथमा में ही किया जाता है, इसी कारण से। ठीक है जी, बस यही कारण है, इसलिए उसे हम प्रथमा विभक्ति में यूज करते हैं। आप यहाँ पर एक चीज और देख रहे होंगे, प्रायः आजकल संस्कृत में संबोधन के रूपों को लास्ट में देने की परंपरा चल गई है। अर्थात जब रामा रामू रामा रामम रामू रामान और ये रामे रामे और रामेशु ये सब बोल देते हैं, तब कहीं जाकर के हे रामो हे रामा इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। यह परंपरा ठीक नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जैसे ही आपने प्रथमा विभक्ति के रूप बनाए, उसी के बाद ही संबोधन को बोल देना है। उसमें कारण क्या है कि प्रथमा विभक्ति की ही संबोधनांत प्रयोग होते हैं। अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। इसलिए क्या करना चाहिए, जैसे आप प्रथमा विभक्ति के रूपों को बोल दें, उसी तरीके से फिर संबोधन वाले रूपों को भी बोलिए, क्योंकि उसमें भी प्रथमा होती है, जिससे कि प्रथमा प्रथमा एक साथ हो जाएगी। और दूसरी बात, एक और बात इसलिए यहाँ पर बोलना आवश्यक है क्योंकि उस प्रथमा के रूपों में और इस संबोधन में जो प्रथमा है, इनके रूपों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, प्रायः समान होते हैं। ठीक है ना? तो इस कारण से क्या करना है, सुमित जी आप थोड़ा अपना माइक भी खोले रहें, हाँ हूं करते रहें, और हम आपको को होस्ट भी बना रहे हैं जी। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो मनीष निर्मल जी आप भी अपना वीडियो खोलें। ओके जी चलो, गुरुजी। इतने से काम चल जाएगा। ये सबसे खाना वाना लेके आए। आगे सुने, आगे की बातें सुने। तो इसलिए क्या करना चाहिए मित्रों, हमेशा प्रथमा के बाद ही संबोधन रखना चाहिए। उसी वो आपके इस शास्त्र में भी देखो वही किया गया है। आपने प्रथमा विभक्ति पढ़ ली, उसके बाद सीधा संबोधन। इससे क्या है कि रूप को बनाने में आपको आसानी होगी, सुविधा होगी, इस दृष्टि से। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि ये रूप सभी बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आज हम इस संबोधन रूप की सिद्धि में दो संज्ञाएं पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे संबुद्धि संज्ञा। ये पहला जो सूत्र है संबुद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। और दूसरा जो ये सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, ये सूत्र आपका अंग संज्ञा विधायक सूत्र है। तो ये दो सूत्र आपने देखे, ये दो सूत्र क्या क्या अलग अलग कार्य करते हैं, अर्थात ये दोनों सूत्र अलग अलग दो संज्ञाएं करते हैं। पहला सूत्र संबुद्धि संज्ञा करेगा, दूसरा सूत्र अंग संज्ञा करेगा। संबुद्धि संज्ञा को समझना बहुत ही सरल है। क्या कहता है एक वचनम संबुद्धि? संबोधने प्रथमायाः एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। अर्थात संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन है वह संबुद्धि संज्ञक हो जाएगा। तो संबोधन में प्रथमा और उसका एक वचन कौन हो गया? सु।
वो जो येलो कर रखा है हाईलाइट, बस वही उतना ही संबुद्धि संज्ञक होगा। मतलब उस सु का जो स है उसका एक नाम और हो जाएगा संबुद्धि। जी उसका क्या नाम हो गया? संबुद्धि। संबुद्धि उसका नाम है, ठीक है। हाँ, इस नाम से अब आगे काम विधान किए जाएंगे। जब हम संबुद्धि कहेंगे तब तो केवल एक वचन लेना है, और जब संबोधन कहेंगे तो आपको तीनों के तीनों लेने हैं। इस अंतर को आप जी याद रखें। जब हम क्या कहें, संबुद्धि एक वचन, संबोधन तो तीनों के तीनों उपस्थित हैं। जी तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। आप संबुद्धि संज्ञा समझ चुके हो कि संबुद्धि संज्ञा किसकी होती है। अगला जो सूत्र है ये करता है अंग संज्ञा। अंग संज्ञा किसकी होगी? अंग संज्ञा होगी आपकी। बीच में बात बात कैसे हो रही है? म्यूट कर दिया आचार्य। आचार्य जी आप भी म्यूट हैं। ओके ओके, मैं अनम्यूट हो चुका हूँ। ओके, जी तो यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम, यह जो सूत्र है ये अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है। अंग संज्ञा को आपके लिए समझना थोड़ा दिक्कत भरा है। ज्यादा दिक्कत भरा नहीं है, हमने इसके बहुत सरल माध्यम आपके लिए खोज लिए हैं। अंग संज्ञा को समझने के लिए व्याकरण के छात्र आचार्य तक पढ़ जाते हैं, वो इसे समझ नहीं पाते हैं। अतः हमने इसको समझाने के लिए वाकायदा एक प्रयत्न किया है। देखिए कितना सार्थक होता है, इसके द्वारा कैसे समझी जाएगी। अंग संज्ञा एक व्याकरण में बड़ी क्लिष्ट संज्ञा है, मतलब एक किसकी जी होगी। अब आप उसे, मैं समझता हूं कि आसानी से समझ पाओगे, पर अंग संज्ञा समझे होती किसकी है। मित्रों, आप जो अब संबुद्धि संज्ञा पढ़ चुके हो या फिर अब जो अंग संज्ञा पढ़ रही हो, इन दोनों संज्ञाओं का उपयोग आपके संबोधन में होने वाला है। अतः ये दोनों संज्ञाओं को यहां दर्शाया गया है, ठीक है। तो चलिए, जी अंग संज्ञा विधायक सूत्र की जो वृत्ति है, मूल वृत्ति, उसको मैंने ब्लैक किया हुआ है, और उसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए उसके अर्थ को मैंने उसे ब्लू कलर से लिखा हुआ है, कि शायद उसमें से कुछ अर्थ को आप अच्छे से समझ पाए। इसके अलावा भी डायग्राम भी बनाया हुआ है उसको समझाने के लिए, और उदाहरण के माध्यम से भी फिर बताएंगे। जी ठीक है? तो वहां पर जो अर्थ है सूत्र का, ऐसा किया गया है कि यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् अंगम स्यात्, ऐसा जी अर्थ किया गया है। हमने इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझने में सुविधा हो इसलिए कुछ चीजें जोड़ दी हैं कि यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते। तो यस्मात् भैया किससे किया जाता है? तो हमने दिया यस्मात् प्रकृते क्रियते, कि जिस प्रकृति जी से किया जाता है। प्रकृति हम बता चुके हैं विगत क्लास में भी, आज फिर बताएंगे आपको कायदे से। तो यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते, जो प्रत्यय जिससे किया जाता है, यस क्रियते इत्युक्ते विधीयते, जिससे वो प्रत्यय विधान किया जाए जिस प्रकृति से। जी तो तदादि, तदादि का मतलब क्या है? तत् प्रकृति रूपम आदिर्यस्य, अर्थात वह प्रकृति रूप है आदि में जिसके। जी देखो देखो तदादि में दो शब्द हैं, एक है तत् और दूसरा है आदि। जी तो इस तत् और आदि, इसकी व्याख्या क्या करनी है? देखो, अंग संज्ञा किसकी होती है? तदादि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है, जी ठीक है। तो तदादि में तत् और आदि है, तो तत् का मतलब है कि प्रकृति रूपम, कि वह जो प्रकृति, मतलब जहां तुम अंग संज्ञा करने जा रहे हो, तत् प्रकृति रूपम आदिर्यस्य, ऐसा प्रकृति रूप है आदि में जिसके, तो उसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। जी है किसके परे? आदिर्यस्य शब्द स्वरूपम, ऐसा जो शब्द स्वरूप होगा वो तस्मिन, तस्मिन अत्युक्ते तस्मिन प्रत्यय परे, उस प्रत्यय के परे रहते।
अंगम स्यात्, अंगम स्यात् इत्युक्ते अंग संयम स्यात्। अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति का अवलोकन कर लेना, वहां पर यहाँ संधि कर दी गई है, तस्मिन नंगम स्यात्, इन दोनों में नुट कर दिया है, तस्मिन नंगम स्यात्, दो नकार है। मैंने उसे अलग करके इसलिए किया है कि आपको थोड़ा मुझे अर्थ समझाना है। जी अभी आपने जो ये मूल ये समझा अर्थ कि उस प्रत्यय के परे रहते जो पूर्व में स्थित जो प्रकृति है, और उसी प्रकृति से यदि प्रत्यय का विधान किया गया हो, है ना, तो उसकी अंग संज्ञा कर देनी चाहिए। अभी आपने जो ये समझा है, इसे आप वास्तविक रूप से नहीं समझ रहे हो, ये मुझे पता है। अतः अब इसे हम समझते हैं कि ये अंग संज्ञा की क्या क्या कंडीशन है, कैसे होता है। चलिए समझते हैं। जी तो अब आपको क्या करना है, कैसे संग संज्ञा को समझना है, ये देखिए। तो दो स्थिति हैं। आप एक तो पहले ये समझ लें कि ये तो भू आपकी ये धातु है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, और ये मी एक प्रत्यय है। आप जब आप आगे अधिगण में पढ़ोगे तिंग प्रत्ययों को, अभी आप वर्तमान में सुप प्रत्ययों को पढ़ रहे हो जो कि जी जी प्रातिपदिक से विधान किए जा रहे हैं। आगे आप जी तिंग प्रत्यय पढ़ोगे जो कि धातु से विधान किए जाएंगे। जी तो मैंने एक ऐसा उदाहरण मुझे वहां का लेना पड़ा कि जहां अंग संज्ञा पूरे रूप से घट जाए, ऐसा जी एक उदाहरण लेना पड़ा। तो आइए इसे समझते हैं कि यहाँ पर अंग संज्ञा कैसे लगती है। तो आप समझ रहे हो भू धातु से मी प्रत्यय हुआ है ये, ठीक है। जी तो देखिए, भू प्रकृति है, इससे जी मी प्रत्यय आया। ये दो अलग अलग डायग्राम है, एकदम समझ लेना। ये वाला जी डायग्राम अलग है, और ये वाला जो डायग्राम है ये इतना ये अलग है, जी ठीक है। ये दोनों अलग अलग डायग्राम है, क्योंकि दो अलग जी अलग कंडीशन में अंग संज्ञा होती जी है, इसलिए, ठीक है। जी तो अब देखो क्या किया जाए। अब देखिएगा, अब एक बार बीच में हवा जैसी आवाज कहां से आ रही है जी, एक बार। देखो, ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि दो कंडीशन में ये अंग संज्ञा है, ठीक है। दो कंडीशन में ये अंग संज्ञा है। कैसे, तो आप पहले आपको समझते हैं। तो आपको समझना होगा, यहाँ पर भू धातु है जिसको हम प्रकृति बोल रहे हैं, ये प्रकृति है। ये मी प्रत्यय है, और बीच में है विकरण। जैसे आप ये विकरण ये क्या विकरण है, जैसे आप पढ़ते हो एक सप प्रत्यय होता है कि भू धातु से सप प्रत्यय कर दो। ये सप क्या है, विकरण है। क्योंकि भुआदि गण पठित है ना, तो सप विकरण एक सामान्य है। अलग 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 गणों के अलग अलग विकर्ण होते हैं, इन्हें आप आगे समझोगे तो आप इसे समझे ये विकर्ण है। अब हमें क्या करना है कि अंग संज्ञा को समझना है कैसे। तो अंग संज्ञा के लिए क्या जरूरी है कि यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, जो प्रत्यय जिससे किया जाए। तो देखिए, ये मी प्रत्यय किया गया है, किससे किया गया है, ये भू से मी प्रत्यय किया गया है, ठीक है। एक एक अर्थ को समझते जी जाना। यो प्रत्यय यस्मात्, यस्मात् मतलब यस्मात् प्रकृते क्रियते, क्रियते मतलब विधीयते, जिस प्रकृति से विधान किया जाए। तो भू धातु से मी प्रत्यय विधान किया गया, ठीक है। जी तो तदादि इत्युक्ते तत् प्रकृति रूपम आदिर्यस्य, वह जो प्रकृति रूप है आदि में जिसके, अर्थात वो जो प्रकृति है आप देख रहे हो भू, वो किसके आदि में है। वो प्रकृति, सुमित जी ध्यान देंगे, वो प्रकृति किसके आदि में है। अंग संज्ञा को समझना है, ये थोड़ा मैं बता रहा हूं कि दिमाग हटा देती है कि समझ में जी नहीं जी आती। अंत अंत तक लोगों के समझ में नहीं आती, बहुत भ्रांतियां हैं इसके विषय में। जी तो यो प्रत्यय स्मात् क्रियते, भू धातु से मी प्रत्यय किया गया। तो
उस प्रत्यय के परे रहते, मतलब वो प्रत्यय पर में रहेगा, तो तदादि जो शब्द स्वरूप है, तदादि शब्द स्वरूप का मतलब है कि तत् प्रकृति रूपम आदियस्य, वो प्रकृति रूप है आदि में जिसके। तो जी प्रकृति रूप आदि में किसके है? तो प्रकृति रूप मतलब जो भू है वो किसके आदि में है? इस विकरण के आदि में है, अ के आदि में है। तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी अंग संज्ञा। तो अंग संज्ञा कितने की हुई है? आप देख रहे होगे, एक प्रकृति और विकरण दोनों मिलाकर के अंग संज्ञा के, यही इस डायग्राम बता रहा है। प्रकृति और विकरण दोनों मिलाकर के अंग संज्ञा के। एक बार फिर से समझिए, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मिस मत करिए इस बात को। जी जी कि यो प्रत्यय यस्मात् क्रियते, भू धातु से मी प्रत्यय किया गया, यस क्रियते इत्युक्ते विधीयते, भू प्रकृति से मी प्रत्यय का विधान है। तो तदादि, तदादि मतलब तत् प्रकृति रूपम आदिर्यस्य, वह प्रकृति रूप आदि में है जिसके। तो वह प्रकृति रूप आदि में किसके है? अ के आदि में है। मतलब वह प्रकृति रूप, प्रकृति रूप मतलब जो भू है वो किसके आदि में है? वो है मी की, सॉरी, इस अ के आदि में, अ के आदि में है। इसलिए तस्मिन, तस्मिन अर्थात उस प्रत्यय के परे रहते, तो जी मी प्रत्यय परे है इन दोनों से ही, तो क्या हो जाएगी? अंग संज्ञम स्यात्, अंग संज्ञा हो जाएगी। तो यहां पर अंग जी संज्ञा किसकी हुई? यहां पर प्रकृति की भी हुई, और वो प्रकृति जिसके आदि में है विकरण के, इसकी प्रत्यय भी के अंग संज्ञा हुई। इसलिए मिलाकर के ये दोनों अंग संज्ञक होंगे। दोपहर में नहीं, बात आ गई समझ में? जी एक तो ये काम होते तो आ जाते हैं जी। हेलो जी, बीच में आवाज किसी की आ रही थी। हाँ 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 जी, बीच में आवाज नहीं करें, पहले पूरी बात को सुन लें। चलो आगे तो अंग संज्ञा समझ गए, अंग संज्ञा किसकी होगी? यस, यहां पर अंग संज्ञा होगी ऐसे। अच्छा, ये तो विकरण सहित की अंग संज्ञा करके आपको बताई। और मैंने, अच्छा यदि जब विकरण, तो मतलब इसमें अंग संज्ञा कौन हुआ? अंग संज्ञा हुआ भू अ, यह समुदाय अंग संज्ञक हुआ, मी प्रत्यय के परे रहे। और अब इस कंडीशन में चलो अंग संज्ञा करते हैं जहां पर अभी विकरण हम किए नहीं है, जहां पर विकरण अभी हुआ नहीं है। तो भू प्लस मी, ये मी प्रत्यय है और प्रकृति है आपकी भू, तो यो प्रत्यय यस्मात् क्रियते, अर्थ वही लगाना है। तो यस्मात् मतलब यस्मात् प्रकृते क्रियते, तो भू धातु से मी प्रत्यय किया गया है, यस। तो तदादि शब्द स्वरूपम यस्मिन, तदादि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है तस्मिन इत्युक्ते उस प्रत्यय के परे रहते। तो यहां पर तदादि शब्द स्वरूप नहीं है, तदादि इत्युक्ते प्रकृति रूपम आदिर्यस्य, अर्थात ये जो है भू है, इसकी अंग संज्ञा मी प्रत्यय के परे रहते तो होगी, लेकिन ये जो है यहां पर भू है वो किसी के आदि में नहीं है। अर्थात जी जी जैसे यहां पर सबका ये वाला अ इसे बीच में पड़ जा रहा था, तो इसलिए यहां पर भू आदि हो जा रहा था। ऐसे ही यहां पर बीच में ये प्रत्यय हम, ये विकर्ण भी हमने किया नहीं, अतः ये भू आदि में नहीं है। अर्थात यह जो आपका भू, यह प्रकृति है, ये आदि में नहीं है ना, मतलब प्रत्यय तो परे है जी उससे, लेकिन बीच में कोई विकर्ण वगैरह ना होने के कारण वो आदि में नहीं है। इसलिए क्या होगा, मतलब उसके किसी विकर्ण के आदि में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए अब तो यहां अंग संज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, हम व्यपदेशीवत भाव से अंग संज्ञा कर लेंगे ऐसे स्थलों में। व्यपदेशीवत भाव से अंग संज्ञा कर लेंगे का मतलब ये है कि जहां पर बीच में कोई विकर्ण वगैरह न रहे, तो ऐसी कंडीशन में यदि अंग संज्ञा यदि हमें करनी है, तो हम अकेली अकेली प्रकृति मात्र की भी अंग संज्ञा कर लेंगे। जी
भले ही कोई बीच में विकर्ण नहीं है, क्योंकि तदादि का मतलब क्या होता है कि वह प्रकृति रूप आदि में होना चाहिए किसी के। अब आदि में वहां मिलेगा नहीं क्योंकि विकर्ण हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है मित्रों कि आप देखते होंगे भू भी अंग संज्ञक होता है, और भू जब विकर्ण हो जाए तो भू अ यह भी अंग संज्ञक होता है। बात आई समझ में? तो अंग संज्ञा की कंडीशन क्या है? जी अंग संज्ञा विधायक जो सूत्र के, इस सूत्र के द्वारा जो अंग संज्ञा सही तरीके से वहां हो पाती है जहां पर विकर्ण बीच में हो, वहां पर बड़े आराम से अंग संज्ञा हो जाती है। लेकिन जिन स्थलों पर कोई विकर्ण वगैरह बीच में नहीं है, मतलब वो प्रकृति है, वो किसी के आदि में नहीं आ पाती है किसी विकर्ण वगैरह के, तो ऐसे स्थलों में यदि आप अंग संज्ञा करते हो तो आपको वहां पर व्यपदेशी भाव से अंग संज्ञा करनी पड़ेगी। व्यपदेशी जी भाव क्या होता है हमने आपको बताया भी है पिछली बार, कि अमुख्य में मुख्यवत आरोप कर लेना, अर्थात जो जैसा नहीं है उसे वैसा मानना, है ना। तदादि तदादि की जो तदादि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा तो इस उदाहरण में घटित होती है सही रूप से, तो यहां तो अंग संज्ञा हो जाएगी, लेकिन तदादि की स्थिति यहां नहीं बन पाती है क्योंकि यहां विकर्ण कोई बीच में हुआ नहीं है। तो वह प्रकृति रूप भू नाम का जो प्रकृति रूप है वो किसी के आदि में नहीं हो पा रहा, तो यहां जी पर वास्तविकता नहीं है, अर्थात प्रकृति रूप आदि में नहीं है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा? विपदेशी भाव करना पड़ा। विपदेशी भाव का मतलब होता है कि अमुख्य में मुख्य का आरोप कर देना, जो जैसा नहीं है उसे मान करके वैसा व्यवहार कर देना। तो आपने दो कंडीशन में अंग संज्ञा समझी, ध्यान दीजिए। अंग संज्ञा की दो कंडीशन है, क्या? कि सबसे पहली कंडीशन जहां सही रूप से अंग संज्ञा हो जाए, ये कंडीशन है जहां विकर्ण बीच में रहता है, यहां कोई विपदेशी भाव करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी अंग संज्ञा आपको यहां कि यहां पर बिना विकर्ण के भी प्रकृति मात्र की अंग संज्ञा हो जाएगी। हाँ, जैसे आपने विपदेशी भाव से टी संज्ञा की थी अकेले में, ऐसे ही आपने अकेले भू में आपने अंग संज्ञा कर ली, और जब कोई जी बीच में विकर्ण रहेगा तो इतने की अंग संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या रहा? प्रकृति भी है और विकर्ण भी है, दोनों मिलाकर के अंग संज्ञक है। और ऐसा यदि ऐसा है तो भू भी अंग संज्ञक है। तो भवावी में दो जगह अंग संज्ञा बैठी हुई है, एक तो अंग संज्ञा केवल भू है और दूसरा अंग संज्ञा क्या है? इस भू से नी प्रत्यय लाने पर भू अ, ऐसे ये दो अंग संज्ञक यहां पर है। ठीक है। अब ये तो बात वो रही जहां पर हमें अंग संज्ञा आपको समझानी थी। अब आपकी देखो बाबा भी वर्तमान में जहां पर ये चल रहा है वहां अंग संज्ञा की क्या कंडीशन होती है, इस पर विचार कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो राम शब्द, तो यहां अंग जी संज्ञा की क्या कंडीशन? आचार्य जी, बीच में आवाज किसकी आ जाती है? यह थोड़ा आपको देखना चाहिए। हम किसी ये संस ये यहाँ से मैं 2-3 बार चेक किया आचार्य जी, तो अनम्यूट तो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन आवाज आ जाती है बीच में। अच्छा अच्छा, तो नहीं, आप देख लिया करें ये देख यदि। सुमित, जी जी सुमित मैं जी पार्टिसिपेंट ये देख, अवनीत सिंधु है कोई, वो अभी अनम्यूट थी। अ, सिद्धू पार्टिसिपेंट में है पंतोला तो। जी जाकर मैं देखो तो आपको पता लगेगा। पंतोला जी मैं पार्टिसिपेंट आपको नहीं को दिख रहा होस्ट है। बना दिया हूँ। जी जी प्रणाम भाई साहब, मैं थोड़ा लेट हो गया, हाँ वो बिपिन झा जी का फोन आ गया था। हाँ, इसीलिए आज हमें कोई मिला नहीं को होस्ट के लिए, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही थी। बना दीजिए, मैं भी जुड़ नहीं पाया, फिर तुरंत कॉल आ गया घर से बीच में, उनको बोला कि रखो भैया क्लास है। चलो चलो जी कोई बात नहीं, थोड़ा। इसलिए हाँ लेट हाँ, जुड़ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारा सबसे यही निवेदन है कि यदि आपको यहाँ प्रश्न होते हैं तो हम बाद में अवसर देते हैं, आप पूछ सकते हैं। अपना माइक हमेशा खुला न रखें। हाँ, वीडियो आप खोल के रख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जब माइक खुला करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो आवाज है वो इस वीडियो में दुर्व्यवस्था थोड़ा बनाती है, क्योंकि आगे भविष्य में आप अथवा आप जैसे और लोग भी सुनेंगे तो उन्हें ये बीच में खसर पसर अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा आप लोग ध्यान दें। चलिए आगे चलते हैं। जी। हाँ,
बिल्कुल, अंग संज्ञा हमने आपको समझाई, कहां पर वास्तविक रूप से होगी, जब विकर्ण बीच में होगा तो वास्तविक रूप से होगी, और कहां पर हमें विपदेशीवत भाव से करनी पड़ेगी, तो वो जब करनी पड़ेगी जब केवल प्रकृति पूर्व में होगी और प्रत्यय केवल बाद में होगा, बीच में जब कोई नहीं होगा, मतलब वो प्रकृति रूप जब किसी के आदि में ना हो पाए, अर्थात इत्युक्ते बीच में कोई ना हो पाए विकर्ण वगैरह, जी तब हमें अवास्तविक रूप से अंग संज्ञा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है विपदेशीवत भाव से अंग संज्ञा करनी पड़ेगी। जैसे जी होता है ना, लोक में भी विपदेशीवत भाव देखा जाता है, किसी के लिए कई बेटा है तो वही छोटा भी होता है और वही बड़ा भी होता है और वही बीच का भी होता है, ठीक है। और आजकल हिंदू लोग तो इसी कंडीशन में पहुंचते जा रहे हैं। यह बड़ी शोचनीय स्थिति जी है, जी ऐसा आचार्य जी, नहीं बड़ा होना चाहिए। चिंतनीय विषय है। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने, अब जो अंग संज्ञा वहां समझी, अब यहाँ अंग संज्ञा समझते हैं, राम शब्द में यहाँ कहाँ हो सकती है। तो देखिएगा, आप संबोधन के लिए लगा लिए, हे राम लगा लिए, मतलब हे आप न लगाओ जी तब भी संबोधन होता है, ऐसी बात नहीं है कि हे लगाओ तभी संबोधन पता चलेगा। हे लगा लो तो थोड़ा सामान्य लोग भी समझ जाते हैं, हाँ जी ये संबोधन का ही रूप है। हे ओ अरे भो ये सब संबोधन के द्योतक हैं, यानी आप लगा भी सकते हो, जी नहीं भी लगाओ, राम भी उच्चारण करो तब भी संबोधन ही है। तो चलिए, हे राम आगे स, ठीक है। आप तो जी यहां अभी राम स इतना मात्र समझे, क्योंकि अभी हम आपको अंग संज्ञा समझा रहे हैं कि जो प्रत्यय, क्या कहता है सूत्र, यह प्रत्यय यस्मात् विधीयते क्रियते, मतलब विधीयते, जो प्रत्यय जिससे विधान किया जाए, तो यहाँ राम शब्द से हम स प्रत्यय का विधान किए, मतलब सु का विधान किए। तो उस प्रत्यय के परे रहते, तो वो प्रत्यय परे है, तो क्या होता है, तदादि शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञक हो जाता है। तो तदादि शब्द स्वरूप का मतलब होता है कि वह प्रकृति रूप हो आदि में जिसके। तो जी प्रकृति क्या है, यहां पर राम है प्रकृति, वो प्रकृति आदि में तो नहीं है, क्योंकि उधर तो प्रत्यय परे है, इधर तो राम ही है, बीच में जी तो कुछ है नहीं ऐसा। तो इसलिए क्या करेंगे, यहां पर विपदेशीवत भाव से हमें केवल राम की अंग संज्ञा करनी पड़ेगी। तस्मिन प्रत्यय परे इत्युक्ते सु, उस सकार के सकार प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा करनी होगी, ठीक है। जी तो ये अब हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर जो अंग संज्ञा हुई है वो राम की अंग संज्ञा हुई है, और संबोधन में प्रथमा के एक वचन की जो संबुद्धि संज्ञा होती है, संबुद्धि संज्ञा इस प्रत्यय की होगी, प्रथमा के एक वचन की, मतलब उस सु के स की। तो अभी आपने क्या जी समझा कि स की क्या क्या संज्ञा हो गई, स की संबुद्धि संज्ञा भी है, और प्रत्यय संज्ञा तो आप पहले जानते ही हो, इसकी विभक्ति संज्ञा भी पहले ही जानते हो। आपने एक संज्ञा और पढ़ ली कि यदि संबोधन में प्रथमा का एक वचन है तो वो संबुद्धि संज्ञक हो जाता है, और उस जी प्रत्यय से पूर्व में जो प्रकृति है उस प्रकृति की अंग संज्ञा समझ ली। अब जब भी अब आगे चल के जब सूत्रों में अंग शब्द आएगा तो आप सजग हो जाइएगा कि वहां पर प्रत्यय पर में रहेगा और पूर्व में जो स्थित होगा वो प्रकृति होगी, उसकी अंग संज्ञा आपको करनी है, जी उसे हम कहेंगे अंग। तो आपका राम शब्द है, राम शब्द कैसा है आपका, देखो अदंत अंग, मतलब ये इसके अंत में ह्रस्व आकार है और ये अंग संज्ञक भी है। अब हम इसको क्या कह पाएंगे, अदंत अंग भी अदंत अंग कह पाएंगे। अच्छा, और हम इसको ह्रस्वांत अंग भी कह सकते हैं कि ह्रस्व अ है अंत में जिसके, ऐसा अंग। अंग समझ गए ना अब किसको कहेंगे। अब ये संज्ञा आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो आपने समझ लिया कि अंग संज्ञा राम की है यहाँ पर, और ये आपका सु का स क्या है, प्रत्यय है, और इसकी कौन सी संज्ञा है, संबुद्धि संज्ञा। ये दोनों संज्ञा समझने के बाद अब आप इस सूत्र को पढ़िए, एक ह्रस्वात संबुद्ध। ये सूत्र काम करने वाला सूत्र है, ये संज्ञा नहीं करता, संज्ञा दो सूत्रों ने कर दी है, ये कुछ काम करता है। इसका कार्य आपको समझना होगा, क्या क्या कार्य करता है ये सूत्र कहता है एंग ह्रस्वात संबुद्धे कि एंगंता ध्रस्वांता चांगा धल्लुप्यते संबुद्धे चेत, यह अर्थ है सूत्र का, ठीक है।
यहाँ नवीनों ने अर्थात नव्य वैयाकरणों ने बहुत अच्छा अर्थ किया है। काशिका वगैरह में ऐसा अर्थ उपलब्ध नहीं होता, ये भट्टो जी दीक्षित जी की देन है। तो अभी आप देखो संधि पढ़ चुके हो, संधियों का उपयोग समझिए इसमें। एंगंतात ध्रस्वांगात, वो ध्रस्वांतात और चांगात, यहाँ क्या क्या संधि है? तो एंगंतात यहाँ पर पहले हो गई जस्त्व, और ध्रस्वांतात यहाँ पर कौन संधि है? एंगंतात ध्रस्वांतात। ये ध कैसे बन गया, क्या चीज थी ये? कौन बताएंगे? आप लोग बताएं यदि सक्षम है तो। ठीक है, क्या संधि है यहाँ पर? एंगंतात ध्रस्वांतात, तो ये ध कैसे बन गया? बताइए श्याम सुंदर जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, द्वारा बोलें। चलो, आपकी आवाज हमें आ नहीं रही है, कोई बात नहीं, आप बंद करें माइक, हमारी बात को सुने, वही बता देते हैं। आप लोग परेशान नहीं हो ज्यादा, है ना, आराम से सुनते रहिए, परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं। संधियों को है भूलना नहीं है, ध्यान रखिए। यहाँ पर एक सूत्र आपने पढ़ा था, जयो होन्य तरस्याम, बाघ घरी। हा को चतुर्थ अक्षर करता था, पूर्व में जो वर्ण होता था उसका, तो इसलिए यहाँ पर पूर्व में है द के बाद है ह, तो उसका पूर्व का चौथा अक्षर कर देगा ध, हा को ध हो जाएगा। जैसे बाघ घरी बना था, जयो होन्य तरस्याम वाली पूर्व सवर्ण संधि है। तो एंगंतात ध्रस्वांतात चांगात, चांगात इधर कौन सी हो गई? इधर हो गई च्युत, ठीक है। और चांगा धल लुप्यते, वहां पर भी हल लुप्यते है, हा को फिर धा हो गया, वही पूर्व सवर्ण वाली संधि, पूर्व सवर्ण और तोरली, है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे जयदीप। तो हल लुप्यते मतलब धल लुप्यते संबुद्धिश्चेत, वो संबुद्धि का होना चाहिए। देखो सूत्र का क्या अर्थ है कि एंगंता, देखो दो, ये सूत्र क्या करता है, सबसे पहले इसका काम देखो। संबुद्धि का अवयव जो हल, उसका ये लोप करता है, मतलब वो संबुद्धि का होना चाहिए। संबुद्धि का हल उसका लोप होता है, पर कब? तो इसकी दो कंडीशन है। एंगंतात, एंगंत होना चाहिए, एंगंत, या तो मतलब वो एंगंत अंग होना चाहिए, पहली बात, अर्थात ए और ओ अंत में हो ऐसा अंग संज्ञक हो, या फिर वो ह्रस्वांत अंग होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। या वो क्या होना चाहिए? ह्रस्वांत अंग जी। अब यहां पर जो है ये दूसरी वाली कंडीशन घट रही है। यहाँ पर राम जो शब्द है वो ह्रस्वांत वाला भी, ह्रस्वांत भी है और अंग भी है, अर्थात राम में मां क्या है? ह्रस्व है, और वो अंग संज्ञक भी है, अंग समझ गए ना। तो ये क्या है? ह्रस्वांतम अंगम, ये ह्रस्वांत अंग का उदाहरण है। एंगंत अंग के जो उदाहरण है ए और ओ अंत वाले बाद में आएंगे, इनको आगे स्पष्ट करेंगे, जब ये आएंगे तब, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ह्रस्वांत अंग है आपका कौन? राम, या फिर आप कहने हे राम, ठीक है। तो उससे परे क्या हो गया? संबुद्धि के, है ना, क्या है? संबुद्धे है हल लोपा, संबुद्धि के हल का लोप हो गया, तो ये संबुद्धि संज्ञक है, ये हल, इसका क्या कर दिया? लोप। वृत्ति में क्या लिखा है? हल लुप्यते, हल का लोप हो, लेकिन वो हल संबुद्धि का होना चाहिए। तो ठीक है, ये संबुद्धि का ही हल है, स क्या है? हल है, तो इसका क्या हो गया? लोप हो गया। तो जब स का लोप हो गया तो स्थिति क्या बच गई? हे राम, ठीक है। हे के आगे कैसा वो डंडा लग गया, वो थोड़ा गलत है, उसे हटा देना, वो राम के आगे ठीक है ना, उसे डिलीट कर लेना। तो देखो यहाँ पर ये है हे राम, ऐसा रूप बनेगा। हे, तो हे राम आप समझ गए ना। अभी आगे ये डंडा सा क्या लगा दिया है, आप ये सोचेंगे ये आगे ऐसा चिन्ह, आजकल जो संबोधन वाले हैं उनमें ऐसा लगा रहता है चिन्ह, उससे जल्दी पकड़ में आ जाता है कि हाँ जी ये संबोधन ही है, और कंफर्म हो जाता है। ये आजकल आधुनिक प्रणाली है, पहले के पांडुलिपियों में नहीं मिलता है, तो हमने इसलिए यहाँ लगा दिया है कि ये आप संबोधन का चिन्ह है, आप इसे समझे रहें, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह है आचार्य जी। विस्मयादि बोधक, हाँ, यह विस्मय में भी कहीं कहीं यूज होता है, आप सच कह रहे हैं, पर ये संबोधन में भी यूज इसका देखा गया है।
आपने जी विस्मयादि कह दिया ना, तो आदि से बहुत सारी चीज आ गई। जी हाँ हाँ, तो हमने ये और भी देखा है, वहां पर भी इस चिन्ह का उपयोग है तथा संबोधन में भी ये है। तो आप क्या समझे कि अब जो विसर्गों का, तो यहाँ पर तो कोई हे राम रहेगा, मतलब विसर्ग कहीं नहीं रहेगा, देख रहे हो ना आप, जो क्योंकि जो सु का स था वो उसका लोप हो गया। अब जो लोप ही होगा तो बात खत्म, क्योंकि उसी को तो विसर्ग सर्ग सब बनते थे, तो उसका कर दिया आपने लोप। तो एक रूप बन गया पहला, इस प्रथमा की सुविभक्ति में हे राम। अब में क्या बनेगा कि जो आप पहले बना चुके हो, वृद्धिरेचि से वृद्धि करके और पूर्ण सवर्ण दीर्घ नहीं लगेगा, नादची निषेध कर देगा, वो पूरी राम कहानी पिछले वाली रिपीट कर जी लेगा। तो इसलिए वो हे रामू बन जाएगा, यहाँ कोई काम ही नहीं है। और ये कि जस में क्या बनेगा, जस में तो कहें जस में बन जाएगा, जैसे वहां बना के आए हो प्रथमा विभक्ति में, ऐसे ही संबोधन में, संबोधन के प्रथमा में भी यही रूप रहेगा। तो बनेगा हे रामा, जस लाओगे और प्रथमो पुरुष वर्ण से दीर्घ कर लेना, और जस के जकार की संज्ञा चूटू से कर लेना, और दोनों को मिला करके पुरुष वर्ण दीर्घ करके सकार को रुत्व विसर्ग कर देना, तो हे रामा बन जाएगा। ये भी इनके रूप पहले जी सिद्ध हो चुके हैं, तो हमने इसकी प्रक्रिया को नहीं लिखा, क्योंकि आप इन्हें आप बना ही दोगे और बना ही डाले हैं आपने। तो आप समझे कि आप प्रथमा विभक्ति के बाद ही संबोधन क्यों चलाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुई इधर इधर, केवल वहां एक चेंजिंग हुई कि वो जी जी को विसर्ग बनने थे, वो बेचारे हट गए, नहीं बने। तो आज आपने ये पढ़ा कि संबोधन में यदि कोई अकारांत शब्द है तो वहां पर संबुद्धि के हल्का लोप हो जाता है, तो विसर्ग वगैरह कुछ भी सुनाई नहीं देगा, तो हे राम प्रयोग बनेगा था। अतः जो लोग प्रयोग करते हैं ना, हे बालक अत्र आगच्छे, तो ऐसा प्रयोग नहीं होगा जी, विसर्ग होगा ही नहीं वहां। ठीक है, तो हे बालक हो। आप, हाँ हाँ, हे बालक यह प्रयोग होगा बिना विसर्ग वाला। ठीक है, जी तो एक बहुत ही प्रसिद्ध वो है पद्य, जिसमें ये संबोधन वाले रूप जो दिए गए हैं, क्या क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब लोग क्या समझते हैं कि ये हिंदी का है, और इसमें टोटल संस्कृत है, क्योंकि जी विसर्ग का जी हो गया है लोप। जैसे श्री कृष्ण विसर्ग नहीं है, संबोधन है कि हे श्री कृष्ण। ये लगाना जरूरी नहीं है, मैंने कहा ना काव्यों में हे वगैरह आपको मिलेगा नहीं ज्यादा। जी गोविंद, गोविंद शब्द के संबोधन का रूप गोविंद। हरि शब्द का क्या बनेगा, हरे। इकारांत है ना, इकारांतों का संबोधन अलग बनता है, तो वो हरे। और मुरारे, क्योंकि मुरारी भी इकारांत है, तो वो भी मुरारे ऐसा बनेगा, है ना। तो और कुछ लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उन्हें पता नहीं है कि मुरारी नहीं बोलना है, ये सभी संबोधन है। तो ऐसे अनभिज्ञों से सावधान रहिएगा, उन्हें आग्रह निवेदन पूर्वक बताइएगा, देखो कुछ भी नहीं बोल देना है, ये भगवान को संबोधन किया जा रहा है, तो आपकी वो सुने हैं। तो इसलिए संबोधनांत पदों को ठीक से बोलिए। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ, ये भी संबोधन है, नारायण ये भी संबोधन है, वासुदेव ये भी संबोधन है। तो कितने सारे संबोधन है देखो इसमें। आप इसको प्राय कीर्तन भजन में यूज करते हो सभी भागवताचार्य लोग, तो अब इसको देखें संबोधनांत रूप कितने सारे हैं इसमें। तो आज आपने संबोधन विभक्ति को पढ़ा, जिसमें आपने जो प्रत्यय है अर्थात जो विभक्ति है उसकी संबुद्धि संज्ञा पढ़ी, संबोधन में ही केवल होगी है ना उसकी संबुद्धि संज्ञा। और जी क्या पढ़ा, और आपने पढ़ा अंग संज्ञा किसकी होती है, तो प्रत्यय के परे रहते पूर्व में स्थित जो प्रकृति है उसकी अंग प्रकृति। संज्ञा हो जाती है विपदेशीवत जी भाव से। और यदि विकर्ण सही बीच में आ गया तो तदादि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा हो जाती है, सूत्र से सीधा का सीधा। ये आज आपने समझा। आपको कोई प्रश्न हो तो वो स्वागत योग्य है। जी वैष्णवी जी का प्रश्न। सर प्रणाम। जी हर हर महादेव। सर मेरा एक ये है कि संबोधन और प्रथमा दोनों का एक समान रूप होता है, सु और
जस तीन दोनों का। तो जैसे कि हम जब रामा का सिद्ध किए थे रूप, तो उसमें हमने डायरेक्ट कर लिया था, उसमें हमने अंग संज्ञा नहीं की, तो फिर इसमें क्यों? हाँ देखो इसमें क्यों, बहुत अच्छा प्रश्न। अंग संज्ञा तो हम प्रत्यय के परे रहते पूर्व की कर सकते हैं, हर एक जगह कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय पर में मिलेगा, पूर्व प्रकृति की अंग संज्ञा हो जाएगी। लेकिन वहां जी। पर कोई ऐसा काम नहीं था अंग संज्ञा को निमित्त मान करके होने वाला काम। अब यहाँ क्या काम आ पड़ा, यहाँ पर एक सूत्र आ गया, एंग ह्रस्वात संबुद्धे। वो सूत्र में क्या है, एंगंताद ह्रस्वांगात चांगात, अंगात शब्द है उसमें, अर्थात एंगंत अंग हो या वो ह्रस्वांत अंग हो, तो सूत्र ने अंग शब्द बोल जी। दिया। अंग शब्द बोल देने के कारण अब अंग संज्ञा आपको करनी पड़ेगी। क्यों? अंग संज्ञा निमित्तक कार्य अब आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जो संज्ञा है वो फलवती होती है। अतः आपने यहां संज्ञा की, वहां संज्ञा नहीं की, क्योंकि वहां कोई कार्य नहीं है ऐसा। जी। संबोधन विभक्ति में इसका कार्य है कि उसकी आप अंग संज्ञा करें, अंग संज्ञा करने के बाद जो अंग ह्रस्वांत अंग मिल जाएगा। अब ह्रस्वांत अंग के बाद जो संबुद्धि का सा है सुविभक्ति, वो लोप हो जाएगी। ठीक है। जी। हाँ, इसलिए बहुत अच्छा धन्यवाद। प्रश्न, बहुत अच्छे, तुम मन से पढ़ रही हो, बहुत बहुत तुम्हें आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। संदीप जी। आचार्य जी प्रणाम। जी हर हर महादेव। कहिए संदीप जी। जी ये कह रहा हूँ, जैसे ये अंग संज्ञा करते हैं हम, तो हाँ ये प्रकृति आदि ऐसे मतलब जो वो है प्रकृति प्रत्यय, तो वो आदि में होना चाहिए व्याकरण हो कोई, तो ये जी जी। विकरण कैसे लाते हैं, ये विकरण आया कैसे मतलब? अच्छा, आया कैसे, भुआदिगण में हम बता देंगे कि कैसे कूद पड़ता है बीच में। अच्छा, हाँ, मैं जब पूछ रहा वहां था कि रूप कैसे सिद्धि होगी लाते हैं। तो वहां बताएंगे। हाँ हाँ, अभी तो हम अंग संज्ञा समझा रहे थे मात्र ना, हमें ये अच्छा, बात बतानी पड़ी। क्यों बतानी पड़ी कि बहुत सारे लोग अंग संज्ञा समझ नहीं पाते हैं, उनकी जिंदगी गुजर जाती है। सही बात है जी जी। और हम नहीं चाहते कि हमारे रहते हुए किसी को कोई दिक्कत आए, पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं आएगी आप। नहीं नहीं, आप हैं तो फिर कैसे आ जी सकते हैं। हाँ, अच्छा जी, तो एक और छोटा सा प्रश्न है हाँ हाँ कि हाँ, कल आप पढ़ा रहे थे उसमें, क्या वो सवर्ण दीर्घ कर रहे थे उसमें पूर्व में, जी तो जी। एक सूत्र पढ़ाया था वो तो गुणे करके था ऐसा, उसके बाद कोई पढ़ाया था, तो वो क्या है, आप कह रहे थे कि सवर्ण पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है उससे, तो नहीं, तो उसमें, रूप करता है ना। हाँ तो उसमें जैसे प्रारंभ में आ है, जैसे ह्रस्व आ है, हाँ और हाँ आप कह रहे थे उसके बाद यदि कोई भी ई आ जाए या कोई भी अच आ जाए, हाँ, वो तो उसकी बता रहे थे, प्रथमो पुरुष वर्णा की बता रहे हाँ थे। वही तो, उससे आप कह रहे थे सवर्ण दीर्घ हो जाता है, तो उससे गुण भी तो हो सकता है ना, आ और ई मिलकर दोनों मिल जाएंगे यदि तो। हाँ, तो ये उनके अपवाद है ना, गुण का भी अपवाद है। अच्छा। हाँ, ये गुण भी नहीं होने देगा। अच्छा आपका उसका प्रथमो बाद। प्रथमो पुरुष वर्णा दीर्घ है, भी आप आगे इसके और भी उदाहरण पढ़ोगे, अभी तो आप एक ही पढ़े हो राम में, जी जी। इकारांतों में चलिए आगे भी, तो ये उसका अपवाद है ये। अच्छा अच्छा जी। ठीक है। हाँ, इसलिए ठीक गुण है नहीं होता है। ठीक है, अपवाद है वो उसका, ठीक है। यस 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 ठीक है, यस। धन्यवाद आचार्य। ओके ओके। हाँ हाँ, जयदीप जी। जयदीप जी। हाँ प्रणाम महोदय। जी हर हर प्रश्न, महादेव। हाँ प्रश्नः आसीत् यत् एकवचनं सम्बुद्धिः, यदि प्रथमायाः एकवचनं सम्बुद्धिः, तर्हि द्विवचन बहुवचनयोः सम्बुद्धिसंज्ञा न भविष्यति न? हाँ, नास्ति। तर्हि सम्बोधन विभक्ति इति अष्टमी विभक्तिः गण्यते न वा? नाम अष्टौ विभक्तयः वा सप्तविभक्तयः? कारणं केवलम् एकवचनस्य एव सम्बुद्धिः यदि भवति हाँ हाँ चेत् हाँ इति प्रश्नः आसीत्। हाँ, एक वचनम संबुद्धि इति सूत्रेण, एकवचनस्य सम्बुद्धिः जाता, एक सम्बुद्धिसंज्ञा। वचनस्य संबुद्धि संज्ञा अस्ति। आम् आम्। तर्हि द्विवचनं बहुवचनम् इत्यनयोः सम्बुद्धिः तु नास्ति एव। तर्हि संबोधन, किंतु संबोधन संज्ञा तु तत्रापि वर्तते। तत् सम्यक्, किन्तु हाँ, अष्टमी विभक्ति या भवति सा भवति न वा इति। तर्हि नाम अष्टमी विभक्ते कल्पना नास्ति। नास्ति न, यतोहि तर्हि संबोध किमर्थं, संबोधनस्य एव संबुद्धि संज्ञा प्रथमायाः। आम् आम् आम्। तर्हि यदि कश्चन पृच्छति यत् कति विभक्तयः भवन्ति चेत् सप्तविभक्तयः वा अष्टौ
इति हाँ सप्तविभक्तयः इत्येव समीचीनमस्ति। समीचीनं भविष्यति न? हा तदेव तदेव धन्यवादः। विभक्ति मध्ये तो सप्त एव, यतोहि सप्त एव। महाभाष्येऽपि उक्तमस्ति, महाभाष्ये किमस्ति के चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। सप्त हस्तास इत्युक्ते तत्र व्याख्या अस्ति सप्त विभक्तयः इत्यर्थः। आम्, अधुना केचन जनाः वदन्ति यद् अष्टौ विभक्तयः भवन्ति, अतः शङ्का आसीत् चेत् समाधानं स्यात्। हिंदी भाषायां तथा व्यवहरन्ति। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हिंदी भाषायां हिंदी व्याकरणे तथा अस्ति, संस्कृत व्याकरणे कुत्रापि विभक्ति व्यवहारः सम्बोधनस्य कृते नास्ति। आम् 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 आम्। एवं यद् एकविंशतिविभक्तयः इति वयं वदामः वा सप्तविभक्तयः इति वदामः इति अपि अधुना एव। एकविंशति प्रत्ययाः सुप्रत्ययः इति वदामः और विभक्ति यदि वदामः तदा सप्तविभक्तयः इत्येव। आम् आम् आम्, ओके ओके ओके, धन्यवादः धन्यवादः महोदय। ध्वनि न आगच्छति। राजमणि आ रही थी ध्वनि। आ रही है ध्वनि भैया। राजमणि जी ने हाथ उठाया था फिर हटा दिया। महादेव प्रताश्री। हाँ जी, हर हर महादेव। कहिए राजमणि जी। जिज्ञासा थी ये जो हमने अभी संबंध का सिद्ध किया, इसमें हे राम राम कृष्ण अथवा हे कृष्ण, तो ये जो है ये किस सूत्र से आया ये नहीं समझ में आया। मतलब हे किससे आया है? आप हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं क्या? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आम महोदय। हे राम मम ध्वनि आगच्छति? यस यस आगच्छति सुमित जी। हे राम आचार्य जी भवन्तः ध्वनि माम कृते न आगच्छति इदानीं। अच्छा आगच्छति। हाँ आप राजमणि जी आप बोलिए थोड़ा सा अपने प्रश्न को, हम आपको मैं कह रहा था कि राम अथवा कृष्ण गोविंद संबोधन में बनेगा, ये तो समझ में आ गया कि बुद्धि जो स है उसका तो लोप हो जाएगा। जी जी। लेकिन हे राम में हे जो शब्द है वो किस सूत्र से आया? वो किसी सूत्र से नहीं आया, वो दरअसल संबोधन को द्योतित करने के लिए हे ओ अरे भो ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए जाते हैं। जी जी। और हम प्रायः लोक में नहीं करते। जब तुम किसी को बुलाते हो तो कभी कभार ही हे लगाते हो, नहीं तो हर किसी को बता देते हो, हाँ क्या बोल देते हो पंतोला जी सीधा सा। लेकिन अरे बोलते हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है। जैसे आप दूर होंगे तो हम बोलेंगे अरे भाई साहब सुनिए तो। हाँ अरे भाई साहब बोल देते। मैं बता रहा हूँ ना, हर कोई लोग नहीं बोलता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये जो है ये दरअसल हे ओ अरे वो अव्यय प्रकरण में पढ़े गए अव्यय है, तो ये संबोधन को सिर्फ द्योतित करते हैं। तो कुल मिला के व्यवहार से है, मतलब हे अरे जो है संबोधन जैसे क्या है कभी किसी को नाम नहीं याद होता है ना, तो नाम की बजाय हे ओ अरे वो ही संबोधन का अकेले का काम कर देंगे उस व्यक्ति को बुलाने के लिए। जी जी अच्छा। और हे और अरे भो लगाने से और उसमें स्पष्टता हो जाती है। हाँ ये संबोधन। आचार्य जी कई जगह संस्कृत व्याकरण की पुस्तकों में मैंने संबोधन में प्रथमा विभक्ति लिखी हुई देखा है। प्रथमा में एक वचन में तो विसर्ग का लोप होगा, बाकी द्विवचन और बहुवचन में तो एक प्रथमा के अनुसार चलेंगे। तो संबोधन में प्रथमा तो होती है, ये क्या है सूत्र है ना संबोधन, इसे आपको शुरुआत में ही बताया था, उससे प्रथमा केवल एक वचन का रूप परिवर्तित होगा, बाकी द्विवचन अकारांतों में सिर्फ एक वचन में रूप परिवर्तित होगा। आप अकारांतों में जान रहे हैं और आगे की कहानी आगे आपको बताते रहेंगे, इकारांत उकारांत और जो आएंगे उन्हें। ठीक है जी अच्छा। तो आज इतना ही रखें, समय हो गया है। जी चलिए अब नहीं ऐसा। जी जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। प्रणमामि आचार्य। खुश रहे सुनिए, खुश रहे, आशीर्वाद तुझे। खुश रहो राजमणि जी, खुश रहो। पंतोली साहब आप भी खुश रहो।
जी जी बिल्कुल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हो गया भैया, कुछ नहीं, आपस में ही बतिया रहे हैं। मीटिंग एंड आप कर सकते हैं क्या? मैंने आपको वो बनाया था होस्ट, हाँ हाँ करता हूँ। तो मीटिंग एंड कर दीजिए, नहीं तो ये रिकॉर्ड होता रहेगा। मैं आज इधर से नहीं कर पा रहा हूँ, जाने क्यों। ठीक है, मैं देखता हूँ मीटिंग सेटिंग। मीटिंग एंड आप भी कर सकते हो, सुमित जी आपको होस्ट बनाया था। मैं तो जी, लीव जी। करूँ कि मीटिंग एंड करूँ? मीटिंग एंड करना है, लीव नहीं करना आपको। हाँ लीव हो जाऊंगा मैं तो फिर। हाँ मीटिंग एंड आ रहा है, मेरे में तो नहीं आ रहा है मीटिंग एंड। सुमित जी आपके में? नहीं आ रहा, मेरे में भी नहीं आ रहा आचार्य जी। तुम्हारे में भी नहीं आ रहा, तो घबराओ नहीं, अब हम ढूंढते हैं इसी में। आचार्य जी सब लोग लीव कर दें, अपने आप मीटिंग खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, फिर भी वो एक होता है, एक रिकॉर्डिंग मिनट नहीं जाएगी क्या? करना पड़ेगा। हाँ चलो अब मैं कर जी। सकता हूँ, ओके।